17 साल बाद भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। और क्या ये एक्शन भारत और अमेरिका अब मिलकर बहुत सारी चीजें बदलने के राह पर चल पड़े हैं? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पनामा को लेकर ट्रंप की धमकी का असर दिखना शुरू हो गया है और चाइना को झटके मिलने शुरू हो गए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मार्को रूबियो जो अब अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, लैटिन अमेरिका की यात्रा पर हैं और उनका पहला पड़ाव कहाँ पे है? पनामा, जहाँ वे पनामा कैनाल और प्रवास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही उनकी नीतियों ने इस क्षेत्र में हलचल मचा दी है। पनामा कैनाल का निर्माण देखेंगे तो 1880 के दशक में शुरू हुआ जब फ्रांस ने इसकी कोशिश, लेकिन मलेरिया और पीले बुखार जैसे बीमारियों की वजह से उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा। 1904 में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को संभाला। 1914 में कैनाल खोल दिया गया। ये उस समय की महान इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक था। 1977 में जिमी कार्टर ने एक समझौता किया जिसके तहत पनामा को 1999 में कैनाल की पूर्ण संप्रभुता मिली। ये ऐतिहासिक था क्योंकि ये पहली बार था जब एक ऐसे रणनीतिक महत्व का स्थान एक छोटे देश को वापस दिया गया। अब ट्रंप का कहना है कि पनामा ने समझौते का उल्लंघन किया क्योंकि अब यहाँ पर चीनी कंपनियां आ चुकी हैं। ये ऐसा ही है जैसे ब्रिटेन ने स्वेज नहर को वापस लेने की कोशिश की होती जो मिस्र को 1956 में मिली थी जब चीन का प्रभाव बढ़ा हो। ऐतिहासिक पलायन यहाँ पर शुरू होने लगा। लैटिन अमेरिका में प्रवास हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। 1980 के दशक में मध्य अमेरिका में गृह युद्धों ने लाखों लोगों को अमेरिका की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित किया है। ये ऐसा ही है जैसे यूरोप से अमेरिका और 19वीं-20वीं सदी में पलायन हुआ हो। आज प्रवास का मुख्य कारण है आर्थिक अस्थिरता, हिंसा, जलवायु परिवर्तन। रूबियो का मिशन है कि देशों के साथ तीसरे देश समझौते करें जहां वे अन्य देशों के नागरिकों को भी स्वीकार करें जिन्हें अमेरिका ने वापस भेजा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शरणार्थियों के लिए किए गए समझौते ने काम किया था। रूबियो चाहते हैं कि चीन के प्रभाव को कम किया जाए जो कि पनामा कैनाल में कंपनियों के माध्यम से बढ़ा है। ये ऐसा ही है जैसे कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात की और अमेरिका ने उसे रोकने के लिए कदम उठाए। प्रवास नीतियों में सुधार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब यहाँ से लोगों को जो अमेरिका निकाल रहा है उनको वो स्वीकार करें। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि असर नहीं देखने को मिल रहा है। चाइना को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि मार्को रूबियो ने जैसे ही कहा है कि आप चाइना के प्रभाव को हटाओ यहाँ पर, वरना दिक्कत हो जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा को चेतावनी दी कि उसे पनामा नहर पर चीन के प्रभाव और नियंत्रण को कम करने के लिए तत्काल परिवर्तन करने चाहिए। रविवार 2 फरवरी को पनामा के दौरे पर पहुंचे रूबियो ने कहा कि पनामा को कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा अमेरिका अपने अधिकारों के रक्षा के लिए कदम उठाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में रूबियो की पहली विदेश यात्रा है। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर के संचालन का कंट्रोल अमेरिका को वापस देने की मांग सहित पड़ोसी देशों और सहयोगियों पर दबाव बढ़ा दिया है। पनामा के राष्ट्रपति से भी मिले हैं रूबियो, यहाँ पर बातचीत करी और बातचीत करने पर यहाँ देखने को मिला कि मुलिनो ने ट्रंप के सामने प्रस्ताव भी रखा कि देखिए आप ये सब चीज नहीं बल्कि चर्चा करिए और बातें करिए, लेकिन नहर पर चर्चा से पनामा का इनकार है। पनामा का कहना है कि हम नहर के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं और न ही इस बातचीत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज साफ करी, उन्होंने कहा कि हाँ जी हम यहाँ पर एक्शन लेंगे और हम एक्शन लेते हुए चाइना के साथ जो BRI का हमारा प्रोजेक्ट है उस BRI के प्रोजेक्ट को हम खत्म कर रहे हैं, हम BRI नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का असर भी होता जा रहा है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें तो होनी ही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी 17 साल बाद एक बहुत बड़ा काम किया है जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि चीजों को अब पूरी तरीके से बदलना चाह रहा है भारत भी। यहाँ पर अमेरिका से समझौते के 17 साल बाद सरकार परमाणु ऊर्जा का रास्ता खोलने के लिए बाधाओं को दूर करने जा रही है। भारत ने 2008
2008 में अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता किया था जिससे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ सके। अब 17 साल बाद नई सरकार ने फैसला किया है कि वो इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करेगी ताकि भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ सके। ये ऐसे ही है जैसे आप एक पुरानी सड़क को नई बनाने का फैसला करें ताकि गाड़ियां तेज और सुरक्षित चल सके। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1963, इसमें बदलाव की जरूरत थी क्योंकि ये कानून बहुत पुराना हो गया है, नए समय की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। जैसे कि अगर आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं तो आपको पुराने ट्रैफिक नियमों को बदलना होगा ताकि वो कार चलाने के लिए उपयुक्त हो। ये ऐसा ही है जैसे कि आपके पास एक पुराना फोन है जिसमें नई एप्स नहीं चलती हैं तो आपके फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 ये कानून निर्धारित करता है कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। अब इसे बदलने से कंपनियों के परमाणु संयंत्र में बनाने में कम डर लगेगा। इसे समझने का उदाहरण समझिए कि जब हमारे घर में कोई बिजली का उपकरण खराब हो जाता है तो कौन पैसा देगा, निर्माता या उपयोगकर्ता। ये ऐसा ही है जैसे कि अगर आपकी नई साइकिल खराब हो जाती है तो क्या दुकानदार आपको नई साइकिल देगा या पैसे वापस करेगा। भारत का टारगेट 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाना है। ये बहुत ज्यादा बिजली है जो पूरे देश को रोशन करने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बड़ा शहर लेते हैं जिसमें हजारों घर हैं तो इतनी बिजली से हर घर को बिजली मिल जाएगी, चाहे दिन हो रात हो। ये ऐसा ही है जैसे आप एक बहुत बड़ा टैंक बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए ताकि सारे गांव को पानी मिल सके। इससे हमें विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी जरूरत की ज्यादा बिजली खुद बना पाएंगे। ये मानो आपके पास अपना खेत है जहाँ आप खुद की सब्जियां उगाते हैं, बाहर से कम खरीदना पड़ता है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना चाहता है भारत। क्या है ये? छोटे परमाणु रिएक्टर जो बड़े रिएक्टरों की तुलना में सस्ते और आसानी से बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक छोटा फ्लैट चाहते हैं जिसे आप खुद बना सकें तो SMRS उसी तरह के है लेकिन बिजली के लिए। ये ऐसा है जैसे छोटे सोलर पैनल लगाना जो घर की छत पर आसानी से फिट हो जाए, बिजली बनाए। सरकार ने कहा है कि वो इन SMRS के शोध और निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए देगी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खेल के लिए नई किट खरीदना हो तो आपको पैसे तो लगाना होगा ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सके। 2033 तक 5 ऐसे रिएक्टर चल रहे होने का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि अगले 8 सालों में हमें इतनी प्रगति देखने को मिलेगी कि जैसे ही कोई बच्चा स्कूल के पहले दिन से बड़ा होकर कॉलेज जाने लायक हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक बच्चे को सिखाने के लिए कुछ वाद्य यंत्र देते हैं, कुछ सालों में वो एक अच्छा संगीतकार बन जाता है। फायदे कम लागत लग रहे हैं। SMRS में बिजली उत्पादन सस्ता हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कपड़े धोने के लिए हाथ से करने के बजाय मशीन का इस्तेमाल करते हैं। छोटे रिएक्टरों की तुलना में सुरक्षित होते हैं, कम परमाणु पदार्थ होते हैं, छोटी आग बुझाना ज्यादा आसान होता है। जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी आप और भी SMRS जोड़ते जा सकते हैं। कानूनी बदलाव से विदेशी कंपनियों और निजी निवेशक भारतीय परमाणु क्षेत्र में निवेश करना चाहेंगे। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलने जैसा है जहाँ अच्छे कानून और नीतियों से लोगों को निवेश करने पर भरोसा होता है। ये ऐसा ही है जैसे एक नया मॉल बनता है और दुकानदारों को आकर्षित करने के लिए अच्छी सुविधाएं, नियम दिए जाते हैं। इस तरह से भारत की नई परमाणु ऊर्जा योजना देश को अधिक स्वच्छ और स्वतंत्र ऊर्जा के स्रोत की ओर ले जा रही है। ये सिर्फ बिजली बनाने की बात नहीं है बल्कि देश के भविष्य को रोशन करने की बात है। ये ऐसा ही है जैसे अब आप अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।